हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीडीए जेई एग्जामिनेशन के अंदर बीएमसी और आपके कॉन्क्रीट के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखिए, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको लगभग लगभग कवर करने की मैंने इस वीडियो सेगमेंट के अंदर कोशिश की है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इसे और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आ चुका है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब पहला क्वेश्चन आपका सीमेंट चैप्टर से है, यानी सीमेंट जो टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं बीएमसी के अंदर, उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आया है। पूछ रहा है कि सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका काम में लिया जाता है। तो हम सभी को पता है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो हमारे पास लाइम का होता है, और लाइम का जो परसेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 62 से लेकर 67% बाई वेट होता है। इसके बाद सिलिका हमारे पास होता है 17 से लेकर 25% की रेंज में। एलुमिना हमारे पास होता है, और लास्ट में सल्फर होता है। एलुमिना और सल्फर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंपाउंड हैं। जो प्राइमरी कंपाउंड होंगे हमारे पास, दैट इज लाइम एंड सिलिका। तो लाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, या यूं कह लीजिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सीमेंट के अंदर मिलता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। अब सीमेंट के अंदर अनकम्बाइंड लाइम को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से किया जाएगा। हम सब जानते हैं जो फाइननेस का टेस्ट होता है ये प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट को चेक करता है। कंसिस्टेंसी टेस्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर मेरे को चाहिए ये निकाल कर देगा। इनिशियल सेटिंग टाइम, ये टेस्ट हमको बताएगा कि सीमेंट को स्टोर करने के बाद डिटोरिएशन कैसे होने वाला है, या इनिशियली सीमेंट कितने टाइम के अंदर सेट हो जाएगा। अंत में बचा हमारे पास टेस्ट, दैट इज साउंडनेस टेस्ट। अभी जो साउंडनेस टेस्ट होता है ये किया जाता है अनकम्बाइंड लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से जो अनसाउंडनेस होती है सीमेंट के अंदर उसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी एक तरीके से ये मेरे पास ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी होता है। अब देखिए, साउंडनेस टेस्ट जो होता है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला होता है ली शैटिलियर और दूसरा होता है ऑटोक्लेव। ली शैटिलियर टेस्ट केवल और केवल अनकम्बाइंड लाइम, या यूं कह लीजिए फ्री लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होती है उसको डिटरमाइन करके देगा। साथ में हमारे पास होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, और ऑटोक्लेव टेस्ट आपको लाइम प्लस मैग्नीशिया इन दोनों के कारण जो अनसाउंडनेस होने वाली है सीमेंट के अंदर उसको निकालकर हमें देगा। अब चूंकि यहाँ पर पूछा गया है लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होने वाली है सीमेंट में उसे डिटरमाइन करके कौन देगा, तो कौन करके देगा, ये हमें साउंडनेस टेस्ट करके देगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइम स्टोन एंड शेल्स ऑफ देयर स्लरी इज बर्न इन अ रोटरी क्लिन एट अ टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर। अब ये क्वेश्चन जो है वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा है। जनरली सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको कितने टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं कि सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोगों के पास होता है दैट इज कैलकैरियस एंड आर्जिलेसिस मटेरियल, उन दोनों मटेरियल्स को आपस में लेकर हम 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर इनमें से क्या क्या पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी एक ऐसा सीमेंट जिसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कम समय के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ को वो अचीव कर लेगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के कारण होता है, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है। प्लस ये जो सीमेंट होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका जो फाइननेस होता है वो नॉर्मल ओपीसी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। कैसे पता लगा, पता ऐसे लगा कि इस सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो ओपीसी से ज़्यादा होता है। 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसका स्पेसिफिक सरफेस होता है, जबकि ओपीसी की बात करें तो ओपीसी के केस में यही होता है लगभग 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज इज। कहने का मतलब है कि सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास क्यूब का साइज होता है वो साइज कितना होता है। जनरली मैं आपको बता दूं, दो टाइप के क्यूब साइज हमारे पास अवेलेबल होते हैं सीमेंट की टेस्टिंग के लिए। पहला होता है 76 और दूसरा होता है 70.6। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस को अगर हम देखें 50, 100, 70.6 और 150, ये चार साइज अवेलेबल हैं, जिनमें से जो करेक्ट साइज हमारे पास है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी 70.6 mm, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ। कहने का मतलब होता है कि जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं सीमेंट का, तो उसके अंदर सीमेंट और सैंड का जो मोर्टार बनने वाला है, उस मोर्टार का रेशो हम यहाँ पर कितना रखेंगे। तो जो रेशो होता है वो हमारे पास होता है 1:3, यानी 1 पार्ट होगा सीमेंट का और 3 पार्ट हमारे पास किसके होंगे, यहाँ पर सैंड के होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस, यानी सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट है वो हमको क्या डिटरमाइन करके देता है। ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम, ठीक है अभी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी ये कह रहा है मुझसे ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन डी ये मुझसे कह रहा है इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग ये हमको नहीं बताएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये हमको नहीं बताएगा। अब देखिए ये जो फ्री लाइम होता है, इस फ्री लाइम के कारण हम चेक करते हैं अनसाउंडनेस, और जो अनसाउंडनेस होती है वो इंडिकेटर होती है ड्यूरेबिलिटी का। यानी आप निकाल रहे हैं फ्री लाइम को, जो कि हमको इंडिकेशन देगा किसके बारे में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी। फ्री लाइम तो आपने निकाला है, फ्री लाइम को निकालने के लिए आप ये टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्री लाइम आपको क्या बताएगा, फ्री लाइम आपको अल्टीमेटली सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी बताएगा। अगर ये फ्री लाइम ज्यादा है इसका मतलब सीमेंट हमारा कम ड्यूरेबल है, अगर ये फ्री लाइम कम है, अपनी लिमिट के अंदर है, तो इसका मतलब सीमेंट हाईली ड्यूरेबल होगा। दैट्स वाई यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सच एज लार्ज डैम। अब देखिए जो डैम होता है ना, ये डैम होता है आपका मास कंक्रीटिंग वर्क। अब मास कंक्रीटिंग वर्क के अंदर इनमें से कौन सा सीमेंट मुझे काम में लेना होता है। हम सभी जानते हैं मास कंक्रीटिंग के अंदर हमको ऐसा सीमेंट काम में लेना है जिसके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो, क्योंकि मास कंक्रीटिंग के अंदर आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम होगा कंक्रीट का, जिसके अंदर से ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर निकलेगी। अब ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर बाहर निकलेगी तो पक्की बात है कि आपकी सरफेस के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर क्या निकल कर आएंगे, क्रैक निकल के आएंगे। तो आपका जो एम होगा इस केस में वो ये होगा कि कैसे भी करके कुछ भी करके आप इस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए सीमेंट हम लोग काम में लेते हैं, वो लेते हैं लो हीट सीमेंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। अब देखिए जो लाइम होते हैं वो लाइम हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास दैट इज क्विक लाइम, उसके बाद हाइड्रोलिक लाइम होता है, तीसरा एक लाइम होता है इसको पूरा लाइम भी कहा जाता है। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, इस हाइड्रोलिक लाइम को ऑब्टेन किया जाता है बर्निंग ऑफ कंकर। तो कंकर क्या चीज होती है, जो कंकर है ना ये आपको मिलेंगे नदियों के किनारों पर, यानी जो बैंक्स ऑफ रिवर होते हैं ना, उन बैंक्स ऑफ रिवर पर ये कंकर मिलते हैं। ये जो कंकर है ना ये भी एक तरीके का इम्प्योर लाइम स्टोन होता है। जब इसको बर्न किया जाता है तो बर्न करने के बाद जो लाइम आपको मिलेगा दैट इज योर हाइड्रोलिक लाइम। ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर 1 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, अंडर वाटर ये सेट कर जाता है, ये इसके पास खूबियां होती हैं, प्लस इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 120 मिनट के आसपास होता है। यानी कंकर को अगर जलाया जाए तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा हाइड्रोलिक लाइम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पुट्टी मेड अप ऑफ। अब देखिए पुट्टी वाला क्वेश्चन है हमारे पेंट वार्निश चैप्टर से है, यानी पेंट वार्निश जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर से इस क्वेश्चन से पूछा गया है। कह रहा है कि जो पुट्टी है ना, पुट्टी, ये पुट्टी किस किस चीज से बनी होती है। तो हम जानते हैं कि जो पुट्टी होती है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, पाउडर चौक होती है और साथ में लिंसीड ऑयल होता है। यानी लिंसीड ऑयल को अगर सही प्रपोर्शन के अंदर हम लोग पाउडर्ड चौक के अंदर मिला दें तो इनका कॉम्बिनेशन हमको क्या बताता है, हमको बताता है पुट्टी के बारे में। इसलिए ऑप्शन सी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि देखिए एज पर द IS कोड द टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक इन लेंथ विड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली फॉर अ सैंपल ऑफ 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर एज पर IS कोड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ब्रिक की टेस्टिंग से आ रखा है, और ब्रिक के अंदर जो टॉलरेंस लिमिट टेस्ट किया जाता है ना, वो ये चीज हमसे पूछना चाह रहा है। इस टेस्ट को करने के लिए 20 ईंटों को लेंथ वाइज लगाया जाता है, 20 ब्रिक्स को आप विड्थ वाइज लगाते हैं और 20 ब्रिक्स को आप हाइट वाइज लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ निकल कर आ रही है, हाइट निकल कर आ रही है, विड्थ निकल कर आ रही है क्यूबॉइड की, तो उसकी टोटल लेंथ में, टोटल हाइट में और टोटल विड्थ में जो टॉलरेंस है वो 80 mm, 40 mm, 40 mm रेस्पेक्टिवली। आई रिपीट रेस्पेक्टिवली, यानी लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर, हाइट के अंदर टॉलरेंस लिमिट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, यानी 80, 40 और 40 होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। यानी 80 mm ज़्यादा भी हो सकता है, 80 mm कम भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 40 mm ज़्यादा भी हो सकता है और 40 mm कम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडुलर साइज ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। देखिए, ब्रिक के जो साइज होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास मॉडुलर साइज, एक साइज और होता है स्टैंडर्ड साइज। मॉडुलर और स्टैंडर्ड दोनों एक ही बात है। अगर हमसे पूछा जाए द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, तो जो नॉमिनल साइज होता है उसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर मोर्टार की थिकनेस को ऐड करते हैं। एक साइज और होता है, उसे हम कहते हैं फील्ड साइज या फिर ट्रेडिशनल साइज। तो जो ट्रेडिशनल साइज होता है उसमें ब्रिक का साइज होता है 23 मल्टीप्लाई 11.4 मल्टीप्लाई 7.6, और ये सारी वैल्यू किसके अंदर है हमारे पास, सेंटीमीटर में। अब हमारे पास स्टैंडर्ड भी है, हमारे पास मॉडुलर भी है। तो स्टैंडर्ड और जो मॉडुलर साइज होता है ब्रिक का, वो होता है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर मोर्टार की थिकनेस को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। दैट इज हो जाएगा 20/10/10। लेकिन मुझसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक। क्या पूछा जा रहा है, मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक, जो कितना होता है 19/9/9, यानी 190 mm, 90 mm और 90 mm। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे कि अ गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। अब ये भी टेस्टिंग क्या है हमारी ब्रिक की है, यानी ये भी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, जिसमें 24 घंटे के लिए ब्रिक को पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। आफ्टर 24 आवर्स हम ब्रिक को बाहर निकालते हैं, उसका वेट करते हैं, इनिशियल वेट के साथ कितना डिफरेंस आया उसको चेक किया जाता है इनिशियल वेट के ऊपर, और क्या निकालते हैं, परसेंट वाटर एब्जॉर्ब। एज पर BIS 1077, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, एज पर BIS 1077, यानी BIS 1077 का ये कहना है कि अप टू क्लास 12.5 ब्रिक, यानी ब्रिक्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर बांटा गया है, तो अप टू क्लास 12.5 ब्रिक तक जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अप टू क्लास 12.5 ब्रिक तक जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगर आप देखें 20% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट, 20% जो होता है वो ड्राई वेट का होता है, सैचुरेटेड वेट का 16% होता है, और ये बात जो होती है वैलिड, वो किसके लिए होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए होती है। अब यहां पर हमसे क्या कहा गया है, एक गुड ब्रिक, तो अप टू क्लास 12.5 ब्रिक तक हमारे पास 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट का लिमिट होता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ध्यान देना, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट कह रहा है वो, अगर यहां पर सैचुरेटेड वेट लिखा होता तब भी इसको सही आंसर मान लिया जाता। क्यों मान लिया जाता, क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वेट लिमिट है वो दो टाइप की है, एक तो सैचुरेटेड होता है और दूसरा होता है ड्राई वेट। तो ड्राई वेट के अंदर तो 20% लिया जाता है और सैचुरेटेड वेट के अंदर 16% लिया जाता है, तो 15% 16% के नजदीक होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्राई वेट लिखा हुआ है, तो BIS 1077 का पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है कि अप टू क्लास 12.5 ब्रिक हम लोग 15% तक ड्राई वेट के बराबर का वाटर सेशन अज्यूम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। यानी फर्नेस क्या होती है, फर्नेस को हिंदी में बोलते हैं भट्टी, जहां पर टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। तो ऐसी फर्नेस जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उनकी जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को हम लोग किससे बनाते हैं, तो उस लाइनिंग को हम लोग बनाते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं ये फायर रेजिस्टिव होती हैं, प्लस टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के काम आती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज। तो जो गुड क्वालिटी की ब्रिक अर्थ होती है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर काफी लोग गलती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में परसेंटेज चल रहा होता है, लेकिन उनके दिमाग में रोल नहीं चल रहा होता। तो परसेंटेज नो डाउट किसका ज्यादा है, सिलिका का ज्यादा है, 50 to 60%। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये ब्रिक अर्थ का मेन कंपाउंड नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि भैया आगे चलकर हमको करनी होती है मोल्डिंग। ब्रिक्स के अंदर क्या करनी होती है, मोल्डिंग। तो उस मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर प्लास्टिसिटी को इंपार्ट करने का काम कौन करता है, एल्यूमिना। यानी जब तक प्लास्टिसिटी आपके पास नहीं होगी तब तक आप ब्रिक्स के अंदर मोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरली जो फैक्टर है हमारे पास वो एल्यूमिना होता है। रोल इसका इंपॉर्टेंट है, भले ही इसका परसेंटेज कम है। चूंकि रोल इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए मेन इंग्रेडिएंट भी ब्रिक अर्थ का मेरे पास यही बनता है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये टिम्बर वाले टॉपिक से लिया गया है। तो जो आपका कोर है, कोर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मोस्ट पार्ट है टिम्बर सेक्शन का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग पिथ। पिथ के चारों तरफ क्या मिलता है, हर्टवुड मिलता है। हर्टवुड के चारों तरफ क्या मिलती है,
एनुलर रिंग्स मिलती हैं। इनर साइड की एनुलर रिंग्स हमको क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सैपवुड को। आउटर साइड की जो एनुलर रिंग्स होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को, जैसे कि कैम्बियम लेयर हो गया आपका, जैसे कि आपका पिथ हो गया, पिथ तो खैर सेंट्रल पोर्शन है, जैसे कि आपका जो प्रोटेक्टिव स्किन होती है किसी भी टिम्बर सेक्शन की, उसे बोलते हैं बार्क, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर रेडियल डायरेक्शन के अंदर भी कुछ रेज हमारे पास होती हैं जिनको कहा जाता है मेडुलरी रेज, जो सेक्शन को होल्ड करने का काम करती हैं। हमसे पूछा गया है कोर सेक्शन, तो कोर सेक्शन क्या होता है? किसी भी ट्री का पिथ होता है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बाद अगला अगला क्या कह रहा है? द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया। देखिए, टिम्बर प्रोडक्शन के लिए आपको पेड़ को गिराना पड़ेगा, तो पेड़ को कब गिराया जाए? सिंपल सा कंसेप्ट है, पेड़ को तब गिराया जाता है जब उसके अंदर फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट मिनिमम हो, यानी न्यूट्रिशंस का फ्लो कम से कम चल रहा हो। तो जो हिली पोर्शन होते हैं, हिली एरियाज के अंदर ये काम होता है समर्स में। समर का मतलब गर्मियों में, यानी गर्मियों का मौसम ऐसा निकल के आता है जब न्यूट्रिएंट्स का फ्लो क्या चल रहा होता है? मिनिमम। लेकिन इसका उल्टा है कहां पर? प्लेन में। अगर आप प्लेन्स के अंदर जाएंगे तो गर्मियों के अंदर न्यूट्रिएंट का फ्लो ज्यादा होता है, इसलिए सर्दियों के अंदर पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन हिली एरियाज में गर्मियों के अंदर पेड़ों को काटा जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे? द एज ऑफ अ लॉग ऑफ टिम्बर कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो टिम्बर का जो लॉग दिया गया है, लॉग का मतलब होता है टुकड़ा, उस टुकड़े के अंदर आप एज को डिटरमाइन करना चाहते हैं, टिम्बर की एज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस एज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या तरीका हमारे पास होता है? हम सब जानते हैं, जो एनुलर रिंग्स होती हैं उनको काउंट करके ही आप किसी भी पेड़ की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे? द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंपेरेटिवली वेरी लो एज। कहने का मतलब, जो हमारे पास प्लाईवुड है, इस प्लाईवुड के अंदर एक्सपेंशन और इसका श्रिंकेज नॉर्मल वुड के रेस्पेक्ट में क्या निकल कर आता है? कम निकल कर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्लाईवुड का कुछ भी कंसेप्ट आप उठा लीजिए, प्लाईवुड का आप कुछ भी कंसेप्ट उठा लीजिए, सब जगह पर एक ही बात समझ में आती है कि उस कंसेप्ट के पीछे का रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है प्लाईवुड को बनाने का तरीका। तो प्लाईवुड को कैसे बनाया जाता है? तो प्लाईवुड को बनाने के लिए जो ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं उन्हें एक दूसरे के राइट एंगल पर रखा जाता है, 90 डिग्री पर रखा जाता है। ऐसा करने से प्लाईवुड के पास उसकी प्रॉपर्टी आ पाती है। कोई सा भी प्रॉपर्टी आप उठाकर देख लीजिए प्लाईवुड का, सबके पीछे एक ही कारण निकल कर आएगा, क्या? कि उसे बनाने के लिए जो छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स हम लोगों ने ली हैं, जिनको कहा जाता है वीनर्स, उनको ऑल्टरनेटिवली 90 डिग्री पर एक दूसरे के प्लेस किया गया है। तो कहां पर ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? प्लाईज आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द relevant IS code, the weight of timber is to be reckoned at a moisture content। कहने का मतलब, जो टिम्बर का पीस आप ले रहे हैं, उस टिम्बर के पीस का जो वजन आपको बताना है, उस वजन को कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पर बताया जाता है? तो मैं बताऊं आपको, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर आप टिम्बर के हर सेक्शन का वेट क्या करेंगे? नोट करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे? द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए, ये जो क्रियोसोट ऑयल होता है ना, ये अगर टिम्बर के ऊपर लगा दिया जाए तो ये टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये टिम्बर की लाइफ को जस्ट डबल कर देता है, दो गुना कर देता है ना? एग्जैक्ट दो गुना नहीं करेगा, लेकिन आसपास दो गुने के बराबर लेकर आ जाता है। ये जो क्रियोसोट ऑयल होता है, इसको डिस्टिलेशन ऑफ वुड और कोल, कहने का मतलब होता है जो कोल है, कोयला है, जो लकड़ी है, उसके डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है। यानी उसके डिस्टिलेशन को, यानी वुड के और कोल के डिस्टिलेशन को किया जाए तो हमको क्या मिलता है? क्रियोसोट ऑयल मिल जाता है। सो यहां पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? कि द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए, ये जो व्हाइट एंट होती है ना, ये हमारी वुड को खराब करती हैं, क्योंकि ये एक तरीके का इंसेक्ट है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। ये ऐसा कीड़ा होता है, अगर एक बार लकड़ी में लग जाए तो जो हर्टवुड होती है, जो इनर पार्ट होता है, उसको खोखला कर देता है। तो इन व्हाइट आंट को जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देती है लकड़ी, वो कौन सी है? टीक वुड है। क्योंकि जो टीक वुड होता है ना, इस टीक वुड के अंदर से एक ऑयल बाहर निकलता है जो इनके लिए जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। ये व्हाइट आंट इनके, यानी इस टीक वुड में से निकलने वाले ऑयल के टच में आके खत्म हो जाती है, मर जाती है। दैट्स वाई इनके लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? टीक वुड। यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है? कि द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज।
तो डिस्टेम्पर के लिए हमारे पास बेस मटेरियल क्या होता है? देखिए, डिस्टेम्पर के लिए हमेशा जो बेस मटेरियल निकल कर आता है वो क्या निकल के आता है? चौक निकल कर आता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, यानी डिस्टेम्पर को किस चीज की कोटिंग के लिए काम में लिया जाता है? देखिए, डिस्टेम्पर जो होता है ना, इसका ड्यूरेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? एक तो ये ब्रिटल होता है, इसकी सरफेस पर क्रैक पाए जाते हैं। अगर आपने डिस्टेम्पर को एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस के ऊपर लगा दिया तो ये एटमॉस्फेयर के टच में आएगा, और जैसे ही एटमॉस्फेयर के टच में आया इसके अंदर स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होने के बाद ये खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसे इंटरनली यूज करते हैं, यानी इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। अब इंटरनल सरफेस है, एक्सपोज टू वेदर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऊपर से छत वगैरह नहीं बनाते, तो जो इंटरनल सरफेस होती हैं वो भी मौसम के टच में होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप डिस्टेम्पर को काम में लोगे, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन पेंट द पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो पिगमेंट है पेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है? हमको पता है जो पिगमेंट है ये किसी भी पेंट के अंदर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए। यानी पिगमेंट कौन सा प्रॉपर्टी इंपार्ट करेगा हमारी पेंट में? कलर प्रॉपर्टी इंपार्ट करेगा पेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश इज, यानी इनमें से जो मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश होता है वो कौन सा होता है? वाटर और स्पिरिट वार्निश, इनका ड्यूरेबिलिटी सबसे कम होता है। इसके बाद हमारे पास है टार्पिन वार्निश, ऑयल वार्निश। टार्पिन वार्निश कोई अलग से नहीं होता है, ये ऑयल वार्निश का ही टाइप होता है। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी हमारी किसके पास होती है? ऑयल वार्निश के पास होती है, यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है स्टोन से, यानी स्टोन टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइम स्टोन रॉक फॉल्स इन कैटेगरी। तो जो लाइम स्टोन रॉक है वो इनमें से किस कैटेगरी का पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोफाइल जोन में आती है। कहने का मतलब सेडिमेंट्री रॉक का टाइप होती है हमारी क्या? लाइम स्टोन। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर। अगला सवाल है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ग्रेनाइट है इनमें से किस चीज का एग्जाम्पल है? कौन सी रॉक है हमारी ग्रेनाइट? तो हम जानते हैं जो ग्रेनाइट होती है, ये ग्रेनाइट हमारे पास कौन सी रॉक होती है? ये ग्रेनाइट हमारे पास होती है इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक होता है ये हमारे पास? इग्नियस रॉक होता है। और इग्नियस रॉक के अंदर भी कौन सा होता है? ये होता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, क्योंकि हायर डेप्थ पे जाकर ये मिलता है, बिलो टू ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से भी बहुत ज्यादा डेप्थ के नीचे जाकर ये हमको मिलता है, यानी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होती है हमारे पास कौन सी? ग्रेनाइट। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन रखा जाता है बिल्डिंग स्टोन के लिए, ये रखा जाता है 5 से लेकर 10% तक। देखिए, 5% तक अगर वाटर एब्जॉर्प्शन आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ वरी है, लेकिन पॉइंट ऑफ रिजेक्शन नहीं है। यानी यहां पर आपको ये इंडिकेट करेगा कि अब स्टोन का सैंपल खराब होने वाला है। यानी 5% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये पॉइंट ऑफ वरी होता है। लेकिन अगर ये 5% से बढ़ता हुआ 10% की वैल्यू को अचीव कर लेता है, देन अब ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है। यानी अब इस वैल्यू पर आप इस स्टोन के सैंपल को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई परमिसिबल लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन इज 10%, और इसलिए ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है हमारे पास, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। कहने का मतलब होता है कि एटलीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारे बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 100 मेगापास्कल। कितना होना चाहिए? 100 मेगापास्कल होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि द रॉक्स फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर कॉल्ड। अब देखिए, रॉक्स जो होती है ना, रॉक्स ये 3 टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। सबसे पहला हमारे पास होता है इग्नियस रॉक। अब जो इग्नियस रॉक होता है हम जानते हैं जो मोल्टन मैग्मा होता है उसकी कूलिंग से बनती है ना। प्लस अब इस मैग्मा की कूलिंग कहाँ पर हुई है, इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि इग्नियस रॉक का हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्केनिक भी होती है, हाइपाबेसल भी होती है और प्लूटोनिक भी होती है। अब जीएल ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर मैग्मा ठंडा हुआ है, क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक। शैलोअर डेप्थ, ग्राउंड लेवल से थोड़ी कम डेप्थ पर जाकर अगर ये मैग्मा ठंडा हुआ है, इसे क्या कहेंगे? हाइपाबेसल। और ग्रेटर डेप्थ पर जाकर अगर ये मैग्मा ठंडा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। समय के साथ इन फ्यूचर जो फिजिकल एजेंसियां होती हैं लाइक वाटर एंड लाइक एयर, ये क्या करती हैं? ये इग्नियस रॉक के ऊपर प्रेशर इंप्लाई करती हैं। ठीक है, तो प्रेशर और इरोजन फोर्स के कारण ये जो मटेरियल होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर बट जाता है। समय के साथ ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हुए चलते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? सेडिमेंट्री
रॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर एक रॉक और होती है हमारे पास, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं इनका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का अगर इन्फ्लुएंस हो जाए इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, तो इनका कन्वर्जन किस में हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हो जाता है। लेकिन सवाल के अंदर पूछा गया है ग्रेजुअल डिपोजिशन के कारण कौन सी रॉक बनेंगी, तो कौन सी रॉक है हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक है, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल क्या कहता है मुझसे, तो अगला सवाल कहता है कि द रॉक्स फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन, ये तो हम करके आ रहे हैं, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर IS 456 1978 द कॉन्क्रीट मिक्स हैव बीन designated into 7 grades, which one out of the following 7 grades given below is not the correct grade of concrete mix। यानी हमसे कहा जा रहा है कि नीचे की तरफ कुछ कंक्रीट के ग्रेड हम लोगों ने शो किए हैं, आपको ये पता लगाना है देखकर कि इनमें से कौन सा कंक्रीट का ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन सा कंक्रीट का ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है, M5 होता है, बिल्कुल होता है, M10 होता है, बिल्कुल होता है, M30 होता है क्या, या फिर M35 होता है क्या। अगर हम देखें अच्छे से तो हमको दिखाई दे रहा है कि M35 मेंशन्ड कंक्रीट का ग्रेड नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। अब देखिए कंक्रीट के अंदर कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस है, और कॉम्पैक्शन करने का जो प्राइम पर्पस होता है वो क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एयर वॉइड। यानी हमको पैकिंग बढ़ानी है कंक्रीट के अंदर, हमको इसकी डेंसिटी बढ़ानी है। तो इस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, इस पैकिंग को बढ़ाने के लिए और एलिमिनेशन ऑफ एयर वॉइड्स के लिए हमको कॉम्पैक्शन करनी होती है। जब आप एयर वॉइड्स को हटा देंगे इसका मतलब ड्राई डेंसिटी आपके पास सबसे ज़्यादा जाएगी, और इसी के कारण प्रॉपर कॉन्टैक्ट आ पाएगा किसके बीच में, आपकी कंक्रीट और रेनफोर्समेंट मेम्ब्रेन के बीच में। यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है हम लोगों से कि अ स्लंप कोन इज यूज प्राइमरली टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट। अब देखिए जो स्लंप टेस्ट होता है ये कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट है। अब कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी टेस्ट होता है वो स्लंप टेस्ट से कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से कर सकते हैं, फ्लो टेबल टेस्ट से कर सकते हैं, वेवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट से आप कर सकते हो, और साथ में आप इसे कर सकते हो कैलिबॉल एपरेटस टेस्ट से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसके लिए, यहाँ पर पूछा गया है इसे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए नहीं, किसके लिए पूछा गया है, स्लंप टेस्ट के लिए पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो स्लंप टेस्ट होता है प्राइमरली आपको क्या बताएगा, वर्केबिलिटी बताता है। क्या बताता है, वर्केबिलिटी। अगर वर्केबिलिटी सही है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगी, कंक्रीट के अंदर हाई स्ट्रेंथ मिलेगी। क्या मिलेगी, हाई स्ट्रेंथ मिलेगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है इसके अंदर रेनफोर्समेंट बार को यूज नहीं किया गया है, और हम सभी जानते हैं कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है ये वीक होता है टेंशन के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है। दुनिया में जितने भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके पास खुद का कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसलिए टेंशन के अंदर ये वीक होता है। लेकिन इसका रिवर्स कर दें तो कंप्रेशन के अंदर ये स्ट्रांग होता है, और कंप्रेशन के अंदर भी अगर इसका फेलियर होगा तो ये फेलियर होता है इन फॉर्म ऑफ क्रैक, और क्रैक फॉर्म होते हैं 45 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ लोडिंग पर, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है। तो पूछा गया है कि किसके अंदर स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होता है ये कंप्रेशन के अंदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला क्वेश्चन, हाइयर वीबी टाइम शोज लोअर वर्केबिलिटी। देखिए हाइयर वीबी टाइम, अब जो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है इसके अंदर हम कंक्रीट का वो टाइम नोट करते हैं जिसके अंदर वो उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। अब उस कंटेनर के शेप को एक्वायर करने में अगर टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्या है, वर्केबिलिटी कम है। अगर उस कंटेनर की शेप को एक्वायर करने में टाइम कम लग रहा है तो मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर क्या कह रहा है, हाइयर वीबी टाइम, तो वीबी टाइम क्या है हमारा, ज्यादा है, तो इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, हाइयर स्लंप शोज हाइयर वर्केबिलिटी। तो स्लंप वैल्यू बढ़ने से आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि स्लंप वैल्यू होती क्या है, ओरिजिनल पोजीशन से आपका कितना सबसिडेंस हो चुका है ना। हाइयर कॉम्पैक्शन फैक्टर शोज हाइयर वर्केबिलिटी, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा वर्केबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी जगह सही हैं, यानी तीनों की तीनों स्टेटमेंट के अंदर से कुछ भी गलत नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है कि द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट कॉजेज। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड क्या चीज है? ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये हमारा होता है एक्सेलरेटर। क्या होता है? ये एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेटर रेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस रेट गेन ऑफ हाइड्रेशन इसको भी बढ़ा देगा, जिसके कारण जो क्यूरिंग पीरियड होता है ये भी हमारा कम हो जाता है। अब देखिए सारे सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे। हालांकि कैल्शियम क्लोराइड के कारण दिक्कत भी निकल के आती है। कैल्शियम क्लोराइड चूंकि एक्सेलरेटर होता है तो ये क्या कर देता है? ये हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस के रेट को बढ़ा देता है, जिसके कारण कई बार हमारे पास सरफेस के अंदर क्रैक्स निकल के आ जाते हैं, यानी सरफेस पर क्रैक्स का फॉर्मेशन भी इसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड। ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा क्या? नहीं करेगा। अभी अभी मैंने बताया आपको, चूंकि ये एक्सेलरेटर है तो कई बार देखा जाता है कि इसके कारण कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की सरफेस के ऊपर क्रैक निकलकर आ जाते हैं, क्योंकि ये रेट गेन ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। जैसे ही हाइड्रेशन का रेट बढ़ेगा तो पक्की बात है ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर निकलेगी, जिसके कारण क्रैक्स बनेंगे। इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर। क्या ये मॉइस्चर के रिटार्डेशन को, सॉरी मॉइस्चर के लॉस को रिटार्ड कर देता है? तो बिल्कुल गलत बात है। चूंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब होता है रैपिडली मॉइस्चर बाहर की तरफ निकलेगा आपकी कंक्रीट सरफेस में से। सिर्फ ये क्यूरिंग पीरियड को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि रेट गेन ऑफ हाइड्रेशन यानी रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करवा देगा, तो कम समय के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा। लॉन्ग पीरियड तक आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर को सस्टेन करके रखने की जरूरत नहीं है। सो ओनली ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर गलत बात है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज स्ट्रेंथ गलत बात है, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द कंसीडर द कॉमन मेथड रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो टेस्टिंग होती है, कॉमन मेथड इनमें से कौन कौन से हैं? क्या कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम कंक्रीट के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, वर्केबिलिटी बताएगा। वीबी टेस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, वर्केबिलिटी टेस्ट बताएगा। स्लम्प टेस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, वर्केबिलिटी को ये बताता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों के तीनों सही है हमारे पास। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है? हमारा ऑप्शन सी के अंदर है। कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम लोग केवल और केवल किसके लिए करते हैं? सीमेंट के लिए करते हैं, सीमेंट कंक्रीट के लिए नहीं करते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन इंटेंड्स टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द परफेक्ट या प्रिफर्ड साइज ऑफ एग्रीगेट इज। अब देखिए एग्रीगेट में दो पॉइंट ऑफ कंसर्न होते हैं, आपको वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए या आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अगर वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए नो डाउट राउंड शेप एग्रीगेट को काम में लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो आपका कंसर्न होता है एंगुलरिटी, इसका मतलब होता है इंटरलॉकिंग। और इंटरलॉकिंग केवल और केवल कौन से एग्रीगेट के अंदर मिलती है? एंगुलर एग्रीगेट के अंदर मिलती है। लेकिन हमसे यहां पूछा गया है वर्केबिलिटी, तो बेस्ट वर्केबिलिटी के लिए हम लोगों को चुनना होता है राउंड एग्रीगेट। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसको मेजर किससे किया जाता है? देखिए कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, बिल्कुल नहीं करना है, ब्रिटल मटेरियल है, तुरंत क्रैक बन जाएगा, कुछ नहीं पता लगने वाला। ऑप्शन बी अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन अ प्रिज्म, बिल्कुल सही चीज है। तो थर्ड पॉइंट लोडिंग टेस्ट जो होता है वो हमारी कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट होता है। अगला है अप्लाइंग टेंसाइल लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। देखिए जो प्रिज्म टेस्टिंग होती है ना, प्रिज्म टेस्टिंग, ये प्रिज्म टेस्टिंग ही आपको कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल कर देती है। नाम सुने होंगे आप, मॉडुलस ऑफ रप्चर, यहीं से निकाला जाता है किसको? मॉडुलस ऑफ रप्चर को। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट लोडिंग टेस्ट आपकी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालकर आपको देगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे? द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। तो कंक्रीट का जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पंप के थ्रू सिंगल टाइम में, कितनी डिस्टेंस तक हम लोग कर सकते हैं? तो मैक्सिमम ये निकल कर आता है 400 मीटर। कितना निकल के आता है? 400 मीटर। तो एक बार में 400 मीटर डिस्टेंस तक आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कंक्रीट को फ्लो करवा सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारे पास, व्हाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाय अ मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड। देखिए अगर आपका स्लम्प 5 सेंटीमीटर तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका स्लम्प 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में अगर आपने मैकेनिकल पंप के थ्रू
वाइब्रेशन कर दिया कंक्रीट के अंदर तो इसके कारण सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो परमिसिबल लिमिट क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज नोन। तो इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, ये क्यूरिंग की बात कर रहा है। तो क्यूरिंग के अंदर आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर रखी जाती है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर रखी जाती है जिसके कारण हम लोग लगातार कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ को फॉर्म करवाते रहते हैं, यानी ऑप्शन सी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सही वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी यानी क्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज। यानी अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं कंक्रीट की, देखिए कंक्रीट की मिक्सिंग दो तरीके से होती है, या तो हैंड मिक्सिंग कर सकते हो या आप मशीन मिक्सिंग कर सकते हो, जिसमें आप वाइब्रेटर को काम में लेते हो, सॉरी मशीन मिक्सर को काम में लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हैंड मिक्सिंग की बात कर रहा है, तो हैंड मिक्सिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा सीमेंट हम लोग काम में लेते हैं वो लगभग होती है 10 से 15% तक। लेकिन यहाँ पर क्या आंसर माने, तो यहाँ पर आंसर मानेंगे 10%, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी अप्रॉक्स 10% एक्स्ट्रा सीमेंट आप लोग एक्स्ट्रा लेकर चलते हो। क्यों, क्योंकि हैंड मिक्सिंग के अंदर सीमेंट हमारा लूज कर जाता है, उड़ जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सीमेंट हमारे पास लिया गया है वो कितना लिया गया है, 10% लिया गया है, जो कि आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये जो वीडियो है जिसके अंदर हम लोग डीडीए जेई के सेगमेंट को डिस्कस कर रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस का इनफ एक्सप्लेनेशन देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। इसी तरीके से अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम अगले सब्जेक्टों के साथ मिलेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।